लिखो मिसाइल की संरचना। मिसाइल की संरचना व कार्य प्रणाली। स्ट्रक्चर एंड वर्किंग प्रोसेस ऑफ मिसाइल। स्ट्रक्चर एंड वर्किंग प्रोसेस ऑफ मिसाइल। कोई भी मिसाइल कैसे कार्य करती है और उसकी संरचना कैसे होती है। देखिए, देखने में आपको मिसाइल का जो स्ट्रक्चर है वो सेम टू सेम वैसा ही लगेगा जैसा कि हमने क्या बनाया था, रॉकेट बनाया था। इसी तरीके से मिसाइल का स्ट्रक्चर होता है, बनाते चलना साथ साथ। ठीक है, मिसाइल का जो पूरा ढांचा होता है उसको लगभग 3 भागों में ऐसे डिवाइड कर दिया जाता है। 3 भाग होते हैं। इनमें से पहला जो पार्ट है, पहला पार्ट, इसको कहते हैं ईंधन प्रणाली, यानी फ्यूल सिस्टम। और नाम से ही पता चल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि पहले चरण में क्या भरा जाएगा, इसको पहला चरण मानेंगे आप, ये दूसरा है और ये तीसरा है। पहला चरण फिक्स होता है मिसाइल का, किसके लिए, ईंधन के लिए। ठीक है, फ्यूल सिस्टम। फ्यूल सिस्टम, लेकिन इसमें दोनों चीज होंगी, ध्यान रखना। क्या क्या, फ्यूल भी होगा और ऑक्सीडाइजर भी होगा। ऑक्सीडाइजर यानी ऑक्सीकारक। ठीक है, अभी बता देंगे ऑक्सीडाइजर क्या होते हैं, लिखा देंगे। अभी लिखेंगे सबको, पहले समझ लो क्या क्या होते हैं। दूसरा जो चरण होता है ये मिसाइल का निर्देशन प्रणाली का होता है। निर्देशन प्रणाली, इसे कहते हैं गाइडेड सिस्टम। गाइडेड सिस्टम, निर्देशन प्रणाली। और तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है युद्धास्त्र प्रणाली। युद्धास्त्र मतलब इनको बोलते हैं वॉरहेड सिस्टम, या फिर इसी को कहा जाता है हथियार प्रणाली। वॉरहेड बोल दो या हथियार प्रणाली बोल दो, बात एक ही है। मतलब यहां पर हथियार रखे जाते हैं। मान लो कोई परमाणु बम रख के भेज रहे हो तो तीसरे चरण वाली जगह पर रखा जाएगा। 3 भाग होते हैं, तीनों को समझना है। तीनों को समझना है। सबसे पहले लिखिए ईंधन प्रणाली। ईंधन प्रणाली, देखिए प्रथम चरण में 2 चीज होती हैं, एक तो होता है फ्यूल और एक होता है ऑक्सीडाइजर। ऑक्सीडाइजर को हिंदी में कहते हैं ऑक्सी कारक। ये दोनों ही एक ना एक प्रकार का कोई ना कोई रासायनिक पदार्थ हैं, कोई केमिकल मटेरियल्स हैं, ये रासायनिक पदार्थ हैं। ईंधन वो होता है जो जलता है। ईंधन ऑक्सीकारक वो होता है जो जलाता है। आपके आसपास ऐसे कोई ना कोई ऑक्सीडाइजर होंगे जो आपको जलाते हैं। और आप जल रहे हो तो आप किसका काम कर रहे हो, ईंधन का।
ठीक है। ईंधन जलता है, ऑक्सीडाइजर जलाने में मदद करता है। दुनिया का सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस जो है ना, दुनिया का सबसे अच्छा ऑक्सीकारक है। ये आपने पढ़ा होगा ऑक्सीजन गैस के बारे में कि यह गैस जलने में मदद करती है, पढ़ा है, सहायता करती है। और आपको ये भी अनुभव के आधार पर आइडिया होगा कि जब कहीं आग लगती है, आग जलती है कहीं पे, और उसको थोड़ी सी हवा मिल जाए तो मज़ा आ जाता है। फिर बहुत फास्ट आग लगती है, तेजी से। उसका कारण समझो, ऑक्सीजन है। हवा में क्या है? ऑक्सीजन। तो भरपूर ऑक्सीजन मिल रही है ईंधन के लिए। जैसे लकड़ियां रखी हैं कहीं पे, ईंधन, लकड़ी भी तो ईंधन है, और उसमें कहीं थोड़ी सी तीली लग गई तो आग धीरे धीरे, लेकिन हवा तेज हो जाए तो बहुत जल्दी जल जाती हैं। उसका कारण उनको ऑक्सीजन मिल गई जलने के लिए, ईंधन को ऑक्सीजन मिल गई। समझे? तो चाहे रॉकेट हो चाहे मिसाइल हो, अगर 1 किलोग्राम ईंधन भरा गया है, ईंधन, तो उसके लिए कई किलोग्राम क्या भरा जाता है? ऑक्सीकारक भरा जाता है। 1 किलोग्राम ईंधन को जलाने के लिए कई किलोग्राम ऑक्सीकारक की आवश्यकता पड़ती है। ये ईंधन बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं जो इनमें भरे जाते हैं। तो इनके थोड़ा सा ईंधन भी जलने से काफी ऊष्मा मिलती है, शक्ति मिलती है। तो अगर ऑक्सीकारक प्रॉपर मिलता रहे तो ईंधन का प्रत्येक भाग क्या होता है? जलता है, और काफी ज्यादा मात्रा में इंजन को क्या मिलती है? शक्ति मिलती है। ईंधन अच्छे हैं, साथ में महंगे भी होते हैं। ये जो ईंधन भरे जाते हैं इनमें, वो काफी महंगे होते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब, ईंधन प्रणाली में 2 चीजें होंगी, एक तो फ्यूल और एक ऑक्सीडाइजर। ईंधन वो होगा जो जलकर इंजन को ऊष्मा शक्ति देगा, हीट पावर। ऑक्सीकारक वो होगा जो ईंधन को जलने में क्या करेगा? मदद करेगा। क्लियर है? लिखो, लिखना, किसी मिसाइल किसी मिसाइल किसी मिसाइल की संरचना के प्रथम भाग में, किसी मिसाइल की संरचना के प्रथम भाग में मिसाइल की संरचना के प्रथम भाग में ईंधन प्रणाली लगाई जाती है। ईंधन प्रणाली लगाई जाती है। लिखना, इस भाग में एक चैम्बर या एक कक्ष में ईंधन, जबकि दूसरे कक्ष में यानी दूसरे चैम्बर में ऑक्सीकारक पर्याप्त मात्रा में भरा जाता है। कोई जल्दबाजी नहीं है, समय पर्याप्त है हमारे पास में इस समय पढ़ने का, और हम इतनी तन्मयता से पढ़ेंगे सब्जेक्ट को कि मैं इस चीज़ की गारंटी ले रहा हूं कि तुम्हें जिंदगी में कभी इसको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। चाहे तुम्हारे पास बेस्ट से बेस्ट, तुम्हारे पास कोई ये कहे ना कि भाई तुम्हारा कोई दोस्त सजेस्ट करे, कोई आईएएस अधिकारी, आरएएस अधिकारी सजेस्ट करे कि यार ये किताब ले ले तू, अच्छी किताब है, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ उस किताब को पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, नोट्स पढ़ने में मज़ा आएगा। कंटेंट उस लेवल का रखेंगे हम किसी भी, क्योंकि ऐसी जो मार्केट में किताबें हैं जितनी भी हैं, वो मैं 10 साल में सब पढ़ चुका हूँ, उन सब का निचोड़ तुम्हारे सामने है। ठीक है, कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, बस तुम तो क्या कर लो, और तुम लोगों ने अगर रियलाइज किया हो थोड़ा सा, तो तुम्हारा जो पेपर हुआ है प्री का,
जो तुम्हें नहीं पढ़ाया मैं उसकी तो कैसे कह दूं, लेकिन जो तुम्हें पढ़ाए थे चैप्टर, उनके क्वेश्चंस देखो, उसमें जाके तुम्हें मिल जाएंगे आराम से। ठीक है। और इन्हीं चैप्टर से मैं तुम्हें आज जो पढ़ा रहा हूं, जो तुम्हें पढ़ा दिए हैं, मेंस होने वाला है, मेंस का भी पेपर होने वाला है। ठीक है। तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की। मेंस का पेपर देखोगे ना जब, कि यार ये सब तो हमने पढ़ रखा है, ये सारी चीजें 90% क्वेश्चन आपको एज इट इज मिल जाएंगे नोट्स में से, मेंस में भी, प्री की नहीं कह रहा। लेकिन तैयार तुम्हें ही करने पड़ेंगे बेटा, लिख के तो तुम्हें ही आना पड़ेगा ना। मैं तो तुम्हारा पेपर दे नहीं सकता, क्योंकि भजन लाल ईमानदार है। ध्यान रखना इस चीज को, आरपीएससी पे इस समय नकेल पर क्या लगने वाली है। बात भजन लाल जी की नहीं है, बात किसकी है, बात वजूद की है। ये गारंटी लेके सरकार में आए हैं ये, कि हम नकल को क्या कर देंगे, रोक देंगे। और राजस्थान में इस समय नकल को रोकना बहुत भारी काम है, क्योंकि राजस्थान का बच्चा बच्चा ऐसे जैसे वो क्रांति पे निकल जाता है ना, कि क्रांति करनी है, वैसे ही उनके दिमाग में फिट है कि पेपर आउट करना है। अपन को लगना है चाहे और बाकी जनता भाड़ में जाए। हर अधिकारी, हर नेता और जो पैसा कमाने वाले, वो तो गिरोह वाले, वो तो है ही। सबके दिमाग में एक ही इतनी भ्रष्टता भरी हुई है कि बस मैं, मेरे रिश्तेदार, मेरे बेटे ये लग जाएं, बाकी सबका कैरियर कुछ भी हो, कितनी मेहनत हो, कुछ भी हो, सब बेकार है। और तो छोड़ो, वो 10वीं 12वीं के पेपर वायरल हो रहे हैं, और वो भी कौन से, हाफ ईयरली के। मजेदार बात देखो कि 2 पेपर व्हाट्सएप पे 2 दिन पहले ही आगे बताए वो, हाफ ईयरली के। अब इससे ज्यादा और क्या उम्मीद कर सकते हैं। मतलब जो कभी यूपी का हाल हुआ करता था ना, उससे बदतर स्थिति है इस समय राजस्थान की, पेपरों के एजुकेशन सिस्टम में। तो पेपरों के मामले में मतलब इतने बड़े स्तर पर गिरोह बन चुके हैं, लोगों के तंत्र बन चुके हैं, कि सरकार कितना ही कर ले पर रोक नहीं पा रही। और कहीं ना कहीं सरकार की नीयत में भी लगता है खोट है। खोट नहीं है तो लापरवाही है। नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता कि पुलिस से बड़ा गुंडा कोई नहीं है दुनिया में। पुलिस चाहे तो, बिल्कुल सही बात है, पुलिस चाहे तो सब कुछ रोक सकती है। पुलिस, पता है आपको कि जब किसी बड़े नेता का फोन जाता है ना, मान लो कहीं चोरी हुई है, और वैसे तो वो एफआईआर भी नहीं लिखते, सीटते ही नहीं है। बड़े नेता का एक बार किसी मंत्री का फोन चले जाने दो, 2 घंटे में तो हाजिर कर देते हैं कि ये ऐसा अपराधी। अभी वो इतना बड़ा क्या हुआ है, ये कांड हुआ था ना, संसद वाला नहीं, जो अपने राजस्थान में हुआ, गोगामेडी वाला जो कांड हुआ, अगर नॉर्मली इस चीज को चलने दिया जाता तो ये पक्की बात थी कि सरकार अब वो नहीं करती, प्रयास नहीं करती। लेकिन उन लोगों ने इकट्ठा होकर बहुत बड़ा एक क्या किया, थोड़ा रूप दिखाया कि भाई अब चुनाव वैसे चल रहे हैं, हर चीज को अब जैसे इस समय जाट दिखाने में लगे हुए हैं पूरे, उसमें यूपी में और उस जगह सब जगह लगे हुए हैं कि वो इकट्ठे हो रहे हैं, सब एंटी उसके होंगे, उसके होंगे, चुनावों के चक्कर में, चुनावों में चल रहा है। अब सरकार को तो चुनाव सरकार को हिला देते हैं तुरंत, पहली बात तो। अब उन्होंने देखा कि यार ये तो मामला बिगड़ेगा, और अल्टीमेटम दिया। कितने दिया था, 72 घंटे का, 36 घंटे का, 3 दिन का, जो भी है, पकड़ लिए वो सर। मतलब पुलिस चाहे ना, क्योंकि पुलिस के जितना बड़ा तंत्र है भाई, सरकार है वो एक तरीके से। कोई भी अपराधी हो, कैसा भी अपराधी हो, पुलिस से बाहर नहीं जा सकता, ये पक्की बात है। चल रहा है तो किसके भरोसे चल रहा है, पुलिस के भरोसे चल रहा है। वो अमरीश पुरी कहता है ना कि अभी तक बढ़ने दो जब मारेंगे। तो ये है, लिखो तुम आगे। हाँ, देखो, आपने अगर मान लीजिए इसमें 1 किलोग्राम फ्यूल भरा है, तो ऑक्सी कारक आपको कितना भरना पड़ेगा, 2-4 किलोग्राम। इसकी जो संरचना होती है, आपने को ध्यान होगा, मैंने रॉकेट की संरचना भी बताई थी, और उसी तरीके से जो इसका कक्ष है, मैं इसको आगे बना रहा हूं, समझना है इसको।
मिसाइल की कार्य प्रणाली 3 भागों में बटी हुई है। कैसे? एक तो यहाँ से है जो आपका फ्यूल सिस्टम है, और एक कहाँ से है? निर्देशन प्रणाली से। एक यहाँ से है। पहले इसको समझ रहे हैं हम। इसको यहाँ थोड़ा सा बड़े आकार में बना लो। मैं पहले कक्ष जो है इसका, इसको क्या कर रहा हूँ? बड़े आकार में बना रहा हूँ। कैसे काम होता है? ये पहले वाला चरण है, फ्यूल सिस्टम। इसमें क्या होते हैं? एक चैम्बर हो गया, एक चैम्बर जिसमें क्या भर दिया? फ्यूल। ठीक है, फ्यूल भर दिया। दूसरा चैम्बर हो गया जिसमें क्या हो गया? ऑक्सीडाइजर। और तुम्हें रॉकेट वाला सीन याद भी आ रहा होगा, ऐसे ही उसमें भी भरे होते हैं। कार्य प्रणाली सेम टू सेम है। ठीक है, और इसके नीचे यहां पर एक बड़ा चैम्बर होता है, और उस बड़े चैम्बर को क्या कहते हैं हम? दहन कक्ष। दहन कक्ष इंग्लिश में कहते हैं कंबस्टन चैम्बर। कंबस्टन चैम्बर। अब क्या होगा? अब ये होगा कि यहां से इधर से फ्यूल, इधर से ऑक्सीडाइजर की व्यवस्था करो। इसमें से इसको जोड़ दो, इसमें से इसको जोड़ दो। समझिए, इस तरीके से इनकी व्यवस्था कर दी जाती है। अच्छा, यहां पर लगा होता है एक मोटर, जिसको मोटर को क्या कहते हैं हम? रोटरी मोटर बोल दो, कुछ भी बोल दो। एक तो होता है रोटरी पंप। रोटरी पंप घूर्णन पंप बोलते हैं जिसको, घूमता है। और रोटरी पंप किससे जुड़ा होता है? मोटर से। ये मोटर स्टार्ट होती है, रोटरी पंप घूमता है। तो जैसे जमीन में से पानी खींचती है मोटर, वैसे ही यहाँ पर क्या खींचेगी? फ्यूल। यहाँ से फ्यूल निकलेगा और ऐसे बढ़ते हुए किस में पहुँचेगा? यहाँ पर। इधर से मोटर और ये रोटरी पंप घूमते हुए किसको फेंकेंगे? ऑक्सीडाइजर को। और यहाँ एक स्थिति ऐसी आती है कि ये जो फ्यूल है ये और ऑक्सीडाइजर आमने सामने हो जाते हैं, टकराते हैं। जैसे ये टकराएंगे, ऑक्सीडाइजर कोशिश करेगा किसको जलाने की? फ्यूल को। और फ्यूल यहाँ पर क्या होगा? जलने लगेगा। जैसे ही फ्यूल जलता है, यहाँ पर इस चैम्बर में क्या बनेंगी? गैस बनेंगी। क्या बनेगी? गैस। और साथ में क्या बनेगी? हीट। क्या बनेगी? हीट। ठीक है, जब हीट बनती है, गैस बनती है, तो इस दहन कक्ष का ताप और दाब दोनों ही क्या होते हैं? बढ़ते हैं। ताप और दाब दोनों ही बढ़ते हैं। इसके अंदर, यहीं पर इसके अंदर लगा रहता है क्या? इंजन। क्या लगा रहता है? इंजन। इंजन को ऊष्मा शक्ति मिल रही है। क्या मिल रही है? ऊष्मा शक्ति। और दाब बढ़ रहा है, गैसें लगातार बनती जा रही हैं, यहां पर प्रेशर क्रिएट होता जा रहा है। दाब जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो यहां पर एक वॉल्व होता है, वाल्व होता है, जिसको कहते हैं आउटलेट वॉल्व। क्या बोलते हैं? आउटलेट वॉल्व। और ये आउटलेट वॉल्व खुलता है क्योंकि बहुत ज्यादा गैस, क्योंकि ईंधन बहुत ज्यादा है, ऑक्सीकारक बहुत ज्यादा है। ईंधन ऑक्सीकारक की उपस्थिति में जल रहा है, गैसें बन रही हैं, तो गैसों की मात्रा बढ़ रही है। तो गैसें दीवारों पर क्या लगाएंगी? दाब। जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर में गैस भरते जाओ आप, एक लिमिट तक ही तो भर सकते हो, ज्यादा भरोगे तो फट जाएगा। किससे फटता है? प्रेशर से। ठीक है, तो यहां पर भी गैस क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। अब वो गैसें बहुत तेज गति से इस आउटलेट वॉल्व को खोलती हैं और बहुत तेज गति से नीचे की ओर निकलती हैं। इन गैसों के इतनी तेज गति से निकलने का कारण है, गैसों पर कौन सा बल लग रहा है? क्रियाबल। कौन सा बल लग रहा है? क्रियाबल। गैसें क्रियाबल के कारण नीचे जा रही हैं।
लेकिन न्यूटन कहते हैं कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। तो ये गैसें जब नीचे जाएंगी क्रिया बल के कारण, तो इस कक्ष पर क्या लगाएंगी? प्रतिक्रिया बल। क्या लगाएंगी? प्रतिक्रिया बल। तो ऊपर की ओर इस पर क्या लगेगा? प्रतिक्रिया बल। इसको कहते हैं एक्शन फोर्स। क्या कहते हैं? एक्शन फोर्स। और इसको क्या कहेंगे? रिएक्शन फोर्स। और रिएक्शन फोर्स के कारण रॉकेट क्या होता जाएगा? ऊपर उठने लगेगा। रॉकेट ऊपर उठने लगेगा। रॉकेट को उठने के लिए या किसी भी वस्तु को ऊपर उठने के लिए टेक्निकल टर्म का उपयोग करें तो इस बल को कहते हैं प्रणोद बल। क्या कहते हैं? प्रणोद बल। इंग्लिश में कहा जाता है अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स। तो आपका जो ये प्रतिक्रिया बल है, यही क्या है? प्रणोद बल भी कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रणोद बल। तो इससे ये मिसाइल जो है, रॉकेट भी ऐसे ही आगे बढ़ता है और ये मिसाइल भी क्या होती है? आगे बढ़ती है। आगे बात समझ में? सेम टू सेम कार्य प्रणाली सेम है। ईंधन ऑक्सीकारक की और उसकी कार्य प्रणाली, मतलब कैसे जलते हैं, कैसे बल मिलता है, ये सब रॉकेट और ईंधन की कार्य प्रणाली इस वाले पार्ट की सेम है। बाकी यहाँ की बात करें तो ये रॉकेट में तो होते ही नहीं है गाइडेड सिस्टम और वॉरहेड सिस्टम। रॉकेट के तो प्रत्येक भाग में क्या है? ईंधन ऑक्सीकारक। रॉकेट जैसे जैसे ऊपर बढ़ता है उसका प्रत्येक भाग अलग होता जाता है। एक एक भाग सारा क्या होता जाता है? खुलता जाता है। क्योंकि जिसका ईंधन ऑक्सीकारक खत्म हो गया उसको रॉकेट से क्या करते जाते हैं? अलग हटाते जाते हैं। लेकिन मिसाइल में तो एक में ही ईंधन ऑक्सीकारक है, उसको हटा देंगे तो मिसाइल चलेगी कैसे? तो मिसाइल का कोई पार्ट तब तक अलग नहीं होता जब तक वो टारगेट से टकरा नहीं जाती। पूरी की पूरी मिसाइल एक साथ ही खत्म होती है। और कब होती है? जब टारगेट से टकराती है। ठीक है, चलिए। तो आपने क्या लिखा है? लास्ट लाइन बताइए। ऑक्सीकारक भरा जाता है। ठीक है, लिखो। लिखिए ना, लिखना। इन कक्षों से जुड़ी इन कक्षों से जुड़ी इन कक्षों से जुड़ी मोटर इन कक्षों से जुड़ी मोटर तथा रोटेरी पंप। हिंदी में लिखना चाहो तो घूर्णन पंप लिख सकते हैं। घूर्णन, घूमने वाला, रोटेरी पंप। इन कक्षों से जुड़ी मोटर तथा रोटेरी पंप की सहायता से ईंधन तथा ऑक्सीकारक तीव्र गति से दहन कक्ष में फेंके जाते हैं। दहन कक्ष में फेंके जाते हैं या पहुंचाए जाते हैं। कंबस्टन चैम्बर, दहन कक्ष में पहुंचाए जाते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखो। ईंधन ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ऑक्सीकारक की उपस्थिति में जलने लगता है और दहन कक्ष में लगातार गैसों की मात्रा बढ़ने से
उच्च ताप और दाब, उच्च ताप और दाब के कारण आउटलेट वाल्व, हिंदी में ऐसे लिख देना, आउटलेट वाल्व खुल जाता है, खुल जाता है। अतः ये गैसें क्रिया बल के कारण, अतः ये गैसें क्रिया बल के कारण बाहर निकलती हैं, क्रिया बल के कारण बाहर निकलती हैं और मिसाइल प्रतिक्रिया बल के कारण, मिसाइल प्रतिक्रिया बल के कारण तेज गति से आगे की ओर बढ़ती है। मिसाइल प्रतिक्रिया बल के कारण तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ती है। तो मिसाइल की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, फास्ट हो जाती है और वो आगे बढ़ती है। किस बल के कारण? प्रतिक्रिया बल के। ठीक है। अच्छा, नीचे एक पॉइंट और लिख दो, लिखना, यह प्रतिक्रिया बल प्रणोद बल कहलाता है। प्रणोद बल, अपथ्रस्ट फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स प्रणोद बल कहलाता है। अच्छा, ये प्रणोद बल मिला किससे? ईंधन और ऑक्सीकारक से, वही जले थे, ईंधन जला था, ऑक्सीकारक की उपस्थिति में उन दोनों से मिला। तो आपने किताबों में या कहीं भी मिसाइल पढ़ोगे तो वहां देखना आप, तो वहां पर एक शब्द यूज होता है जिसे कहते हैं प्रणोदक। क्या कहते हैं? प्रणोदक। और इसका इंग्लिश वर्जन बहुत अच्छा होता है, प्रोपेलेंट। क्या बोलते हैं? प्रोपेलेंट। जो मैंने आपको लिखा है ना, ईंधन प्रणाली, कई जगह पर ये लिखा मिलेगा प्रोपेलेंट सिस्टम, प्रणोदक प्रणाली। उसका मतलब समझते हैं? प्रणोदक शब्द में दोनों चीज शामिल हैं। ईंधन और ऑक्सीकारक को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? प्रणोदक, क्योंकि इन दोनों से क्या मिलता है? प्रणोद बल मिलता है। ठीक है, तो आपने जो लिखा है ना, इसे प्रणोद बल कहा जाता है। इसके नीचे लिखो, ईंधन तथा ऑक्सीकारक को सम्मिलित रूप से, ईंधन और ऑक्सीकारक को सम्मिलित रूप से प्रणोदक बल कहा जाता है। प्रणोदक, प्रोपेलेंट, प्रणोदक बल, सॉरी, ईंधन और ऑक्सीकारक को सम्मिलित रूप से प्रणोदक कहा जाता है। बल नहीं, बल हटा दो, प्रणोद बल तो वो तो लिख ही चुके हम, प्रणोदक कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई कहानी किसकी? मिसाइल के ईंधन प्रणाली कैसे कार्य करती है। लिखो इसमें ईंधनों के प्रकार, कौन कौन से ईंधन भरे जाते हैं उनके नाम भी लिखते हैं। ईंधन और ऑक्सीकारक कौन कौन से भरे जाते हैं? लिखो, मिसाइल के ईंधन या ईंधनों के प्रकार। अब जो बच्चे स्पेस टेक्नोलॉजी में लिख चुके हैं, बस इतनी सी समानता है स्पेस और डिफेंस में, टेंशन मत लो, इसके बाद कोई समानता नहीं है, बस यही चल रहा है, छोटा मोटा सा जो पार्ट है ना, इसी में समानता है। तो वो 3 ईंधन जो आपको लिखाए थे ना, वो ही सेम टू सेम किस में काम आते हैं? मिसाइल में काम आते हैं। ठीक है, तो लिखना तो उनको भी है, तो लिखेंगे आप। पहला लिखेंगे आप क्या? ठोस ईंधन प्रणाली, सॉलिड फ्यूल सिस्टम, ठोस ईंधन
प्रणाली, सॉलिड फ्यूल सिस्टम, फ्यूल सिस्टम या प्रोपेलेंट सिस्टम। ठोस ईंधन प्रणाली में हम जो भी लेंगे, चाहे ईंधन हो चाहे ऑक्सीकारक हो, कौन सी अवस्था में लेंगे? ठोस अवस्था में। तो यहां पर जो ईंधन काम आते हैं, ईंधन वो कौन से होते हैं? HTPB, HTPB नाम का ईंधन काम में आता है। HTPB की फुल फॉर्म बोलो। हाइड्रोक्सिल, लिखते जाओ, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉली ब्यूटाडाइन, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉली ब्यूटाडाइन। हिंदी में लिखूं या लिख लोगे? देवनागरी में लिखना है, टर्मिनेटेड पॉली ब्यूटाडाइन, डाइन। हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन रासायनिक पदार्थ है। ब्यूटाडाइन जो पदार्थ होता है ना, ये रबर प्रोडक्ट में होता है, रबर उत्पादों में। रबर का जब आप पढ़ते हो ना, कृत्रिम रबर, तो उसमें क्या लिखा रहता है? ब्यूटाडाइन। ठीक है, तो वो वहां से है। तो इसका मतलब रबर उत्पाद भी इसमें काम में आते हैं। यहां पर ऑक्सीकारक क्या होता है? ऑक्सीकारक है N2O4। राधे राधे। लिखो, N2O4 का मतलब क्या है? डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, ये ऑक्सीकारक है। ये ऑक्सीकारक के रूप में काम आएगा। ऑक्सीजन का होना जरूरी है किसी भी ऑक्सीकारक में। कोई भी ऑक्सीकारक हो, ऑक्सीजन स्वतंत्र रूप से भी काम में ली जा सकती है, मतलब अकेली ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन कंपाउंड फॉर्म यानी यौगिक के रूप में भी काम में ली जा सकती है। ये हो गई ठोस ईंधन प्रणाली। दूसरा लिखेंगे कौन सी? द्रव ईंधन प्रणाली। लिख दो जल्दी से, द्रव ईंधन प्रणाली, लिक्विड फ्यूल सिस्टम, लिक्विड फ्यूल सिस्टम। और यहां पर ईंधन क्या होता है बेटा? UDMH, UDMH फुल फॉर्म अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजीन, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजीन। अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन। ऑक्सीकारक क्या होगा? सेम टू सेम लिख दो, ऑक्सीकारक N2O4, N2O4। ठीक है, दो प्रकार के ईंधन हो गए, एक तो ठोस और एक द्रव। द्रव में UDMH अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजीन, 2 4 5 बार नाम लोगे याद हो जाएगा। ठोस ईंधन प्रणाली में HTPB हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, N2O4 दोनों में सेम है, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। ठीक है,
तीसरे प्रकार का ईंधन यहां पर विशेष होता है जिसको कहते हैं क्रायोजेनिक ईंधन प्रणाली। लिखो तीसरे प्रकार के ईंधन, बातें मत करो बेटा, क्रायोजेनिक ईंधन प्रणाली। क्रायोजेनिक ईंधन प्रणाली, क्रायोजेनिक ईंधन प्रणाली में ईंधन के रूप में क्या काम में लेते हैं? द्रव हाइड्रोजन, जिसको आप LH2 कह सकते हैं, लिक्विड हाइड्रोजन। LH2 का मतलब लिक्विड हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन वैसे तो गैस अवस्था में होती है, द्रव अवस्था में लाने के लिए इसके टेम्परेचर को कम करना पड़ता है, और इसका टेम्परेचर कितना होता है? -253 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत कम तापमान पर आती है ये। इसी तरीके से ऑक्सीकारक क्रायोजेनिक तकनीक जो है विशेष प्रकार की तकनीक है। ऑक्सीकारक इसमें काम में लेते हैं द्रव ऑक्सीजन। द्रव ऑक्सीजन इसको लिखेंगे LOX, लिक्विड ऑक्सीजन। और ये कितने टेम्परेचर पर होती है? -183 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, -183 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। परंपरागत अवस्थाएं पदार्थ की, पदार्थ यानी मैटर, मैटर यानी मामला, मैटर यानी मामला। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस। अगर आप नजर डालेंगे तीनों प्रकार के ईंधन में, कहीं भी गैस ईंधन का उपयोग किया गया है क्या? गैस अवस्था में नहीं किया गया। उसका कारण, ठोस ईंधन की लिया है, द्रव ईंधन लिया है, लेकिन गैस नहीं लिया। जहां गैस के रूप में मिल रहा था उसको उल्टा द्रव में क्या किया? बदला है। हाइड्रोजन गैस में होती है, लेकिन उसको किस में बदला? लिक्विड हाइड्रोजन ले रहे हैं, यहाँ पर लिक्विड ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो इसको खर्चा किया है हमने गैस अवस्था से द्रव अवस्था लाने में। और इसीलिए क्रायोजेनिक तकनीक बहुत महंगी भी होती है, कठिन भी होती है। ठीक है, बहुत खर्चा बढ़ जाता है, कम से कम 100 करोड़ का खर्चा बढ़ जाता है एक मिसाइल या रॉकेट में, अगर क्रायोजेनिक इंजन लगाना पड़े तो, क्रायोजेनिक प्रणाली लगानी पड़े तो भाई गैस अवस्था में क्यों उपयोग नहीं कर सकते? क्योंकि गैस अवस्था में जो पदार्थ होता है उसका वॉल्यूम यानी उसका आयतन बहुत ज्यादा होता है, जगह ज्यादा घेरती है गैस, जगह बहुत ज्यादा घेरती है। अगर 10-20 किलो 50 किलो गैस भरनी पड़े ईंधन के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में, तो भी हम गैस अवस्था में काम में ले लेते। लेकिन यहाँ ईंधन भरे जाते हैं 100 टन, 150 टन। 100 टन का मतलब समझ रहे हैं? 1 टन में 1000 किलोग्राम होता है। 100 टन का मतलब हो गया 1 लाख किलोग्राम। अब 1 लाख किलोग्राम गैस को भरने के लिए कितना बड़ा सिलेंडर बनाओगे भाई? 14.2 kg LPG भरते हैं तो इतना बड़ा सिलेंडर बनता है। अब सोचो 1000 किलोग्राम के लिए कितना बड़ा बनेगा। तो वो मिसाइल और रॉकेट इतने बड़े आकार के हो जाएंगे कि वो बिना चले ही पाकिस्तान पहुंच जाएगी, उसकी लंबाई इतनी हो जाएगी, संभलेगी नहीं हमसे, इतना बड़ा आकार हो जाएगा, रिलेवेंट नहीं है। समझिए बात? तो इसलिए कभी भी ध्यान रखना, ना तो रॉकेट और ना ही मिसाइल गैस अवस्था में कभी भी ईंधन ऑक्सीकारक का उपयोग नहीं करती है। नीचे लिख लो, नोट डाल के, नोट डाल के लिखिए। लिखना, रॉकेट या मिसाइल में, रॉकेट या मिसाइल में, रॉकेट या मिसाइल में ईंधन तथा ऑक्सीकारक
रॉकेट या मिसाइल में ईंधन तथा ऑक्सीकारक कभी भी गैस अवस्था में उपयोग नहीं लिए जाते हैं। क्योंकि गैस अवस्था में पदार्थों का आयतन बहुत ज्यादा होता है। गैस अवस्था में पदार्थों का आयतन बहुत ज्यादा होता है। अतः आयतन बहुत ज्यादा होता है तथा, अतः को काटो, तथा मिसाइल और रॉकेट में इन पदार्थों की भारी मात्रा भरी जाती है। मिसाइल तथा रॉकेट में इन पदार्थों की भारी मात्रा यानी ज्यादा मात्रा भरी जाती है। अतः इनका आकार बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसको उपयोग नहीं कर पाएंगे, आकार बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी गैस अवस्था में हम ना तो ईंधन काम में लेंगे ना ही ऑक्सीकारक। तो ये हो गई आपकी ईंधन प्रणाली। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे निर्देशन प्रणाली। टाइम क्या हुआ है? 5:15। ठीक है, निर्देशन प्रणाली लिखो। सोचो, जो भी अंदर चल रहा है उसको खा जा, बता मत इनको, कुछ नहीं बताऊंगा। लिखो, निर्देशन प्रणाली क्या होती है? गाइडेड सिस्टम क्या होता है? बताओ। जिसके द्वारा निर्देशन होता है। निर्देशन का मतलब क्या है? मैं आपका निर्देशन कर रहा हूं क्या कर रहा हूं? मैं आपको निर्देशित कर रहा हूं। किस चीज के लिए? तो वास्तव में मैं क्या कर रहा हूं? आपको एक दिशा बता रहा हूं कि बेटा हो, ऐसे नहीं ऐसे पढ़ो, ये नहीं ये पढ़ो, ये तो छोड़ दो, ये काम का नहीं है, ये पढ़ो। तो गाइडेड सिस्टम भी मिसाइल का क्या करेगा? जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, उसकी स्थिति, उसकी दिशा, उसके बारे में बताएगा। लेकिन गाइडेड सिस्टम और थोड़े एडवांस होते हैं। उसकी स्थिति दिशा तो बताते ही हैं, टारगेट की संख्या भी बता सकते हैं, कितने टारगेट हैं। टारगेट का आकार बता सकते हैं, कितने बड़े आकार का टारगेट है। टारगेट का रंग बता देते हैं, पूरी पिक्चर बना देते हैं। आजकल गाइडेड सिस्टम इतने खतरनाक है। जो रिसीवर लगा होता है ना, उसमें स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन पर उसका पूरी पिक्चर बन जाएगी टारगेट की, कि ये टारगेट है, इतने आकार का है, ऐसे रंग का है, इस मैट, मुझे लग रहा टारगेट भेज दिया इस रंग का है, इस मेटल से बना है, किस चीज से बना है, कितने एंगल पर है। ये कार्य किसका होता है? निर्देशन प्रणाली का। निर्देशन प्रणाली में क्या क्या उपकरण काम में आ सकते हैं? भाई किसी पे नजर रखनी है तो किन किन चीजों का उपयोग कर सकते हैं आप? इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बताना, अपनी मत बताना, कहीं अपने सीसीटीवी के बताने लग जाओ। सीसीटीवी क्या? कैमरा।
ये तो बहुत लोएस्ट क्वालिटी के कैमरे हैं, इनसे क्या होगा? इनसे यहाँ लगाया जाता है, वहाँ बैठा व्यक्ति धुंधला दिखता है। ये सीसीटीवी कैमरे की कितनी क्वालिटी होती है। वो कैमरे कैसे होते हैं? वो कैमरे ऐसे होते हैं कि रॉकेट चल रहा है 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और फिर भी वो इतना शानदार पिक्चराइजेशन कर रहे हैं कि उनमें एक छोटी सी चिड़िया भी उड़ती हुई दिख रही है। वो इतनी क्वालिटी के कैमरे होते हैं, समझिए। तो उनकी क्वालिटी, गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। मैंने लिखाया था कौन से कैमरे होते हैं? पैन क्रोमेटिक कैमरे। कौन से होते हैं? पैन क्रोमेटिक कैमरे। इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम, अवरक्त चित्रण प्रणाली, जिसमें इंफ्रारेड तरंगों के द्वारा क्या किया जाता है? चित्रण किया जाता है। अच्छा, चलिए उनको तो दोबारा बाद में कर लेंगे। क्या क्या चीज हो सकती है? आप सारे तरह के छोड़ो, सीसीटीवी और ये सब लगाना छोड़ो, आप सिंपल इतना देख लो क्या हो सकता है निर्देशन प्रणाली में। एक तो कैमरा। अब कौन से कैमरे होते हैं वो बाद की बात करेंगे। एक तो कैमरे होंगे जिससे कि चीज को क्या किया जा सके? देखा जा सके। एक क्या हो सकते हैं? संवेदक, जिनको क्या कहते हैं हम? सेंसर। सेंसर रेडिएशंस के द्वारा काम करते हैं, रेडिएशंस के द्वारा सेंस करते हैं। जैसे कि आपका मान लीजिए टेम्परेचर के प्रति कोई सेंसर लगाया गया है, तो वो दूर से ही बता देगा, ठीक है, कि भाई इसका क्या है, कितना वो है, ठीक है, मतलब टेम्परेचर कितना है, दूर से बता देगा। या कोई डायरेक्शन है, डायरेक्शन बतानी है, तो सेंसर, जैसे कि आपने क्या किया, कई बार आपने देखा होगा मॉल में हाथ करते हैं तो पानी आने लग जाता है नल में से, नल लगा हुआ है, आपने टच नहीं किया, आपने हाथ किया तो पानी चलने लग गया। कैसे? सेंस किया उसने रेडिएशंस के आधार पे। तो दूर से ही पता लग जाता है कि कहाँ पर टारगेट है, सेंसर। और क्या हो सकते हैं? रडार। क्या हो सकते हैं? रडार। रडार क्या करते हैं? रेडियो तरंगें भेजते रहते हैं सारी दिशाओं में। रेडियो तरंगें ऐसे भेजते रहते हैं, रडार घूमते रहते हैं और रेडियो तरंगें निकल रही हैं ऐसे। मान लो ये रडार घूम रहा है तो रेडियो तरंग निकाल रहा है, और यहाँ से टारगेट जा रहा है, यहाँ से, तो इधर जो तरंग गई ना वो टकरा के इससे क्या होगी? वापस आएगी, और रडार के अंदर रिसीवर लगा वो उस पर आ जाएगी। उसको पता लग जाएगा कि बाकी की सारी दिशा खाली है, इस दिशा में टारगेट है। तो दिशा पता लग गई, दूरी पता लग गई, दूरी का भी पता लगा लेते हैं। दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल पता है तरंग की, समय नोट कर लेता है, ये कितनी देर पहले गई थी तरंग, कितनी देर में लौटी है, तो क्या लगा लेता है? तुरंत डिस्टेंस पता कर लेता है। समझिए? तो रडार काम करते हैं। पानी में अगर काम करना हो ये कौन है भाई? परेशान हो रहा है। एक स्टूडेंट के इमोशन को इग्नोर मत करो सर प्लीज। कौन है भाई? विकास बिश्नोई, तुम में से तो नहीं है कोई? अच्छा, ये क्या पूछ रहा है? डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकता हूं क्या? बेटा तेरी उम्र हो गई, डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं हो सकती अब। 2006 मैं डेट ऑफ बर्थ इस 21 अगस्त 2006 आई विल स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विस। बेटा डेट ऑफ बर्थ 10th तक ही चेंज होती है यार, किसी से पूछ लेता, मुझसे क्यों पूछ रहा है? 10th के बाद थोड़ी होती है डेट ऑफ बर्थ, कोई चेंज नहीं होती। अगर चेंज करोगे तो फ्रॉड माने जाओगे, नहीं हो सकती बेटा। विकास तैयारी कर, तू चेंज मत कर। रडार है, और क्या है? सोनार। सोनार का भी क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सोनार का उपयोग ध्यान रखना किस में होगा? पानी में, पानी के भीतर। अब ये सब कंसेप्चुअल चीजें दिमाग में आनी चाहिए। आगे जाकर पढ़ेंगे हम, रडार भी पढ़ेंगे, सोनार भी पढ़ेंगे। रडार में रेडियो तरंग काम में आती है, सोनार में अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रासोनिक। कौन सी काम आती है? अल्ट्रासोनिक जिनको पराश्रव्य तरंगें कहते हैं, अल्ट्रासोनिक काम में आती हैं। ध्वनि तरंगों का प्रकार है वो। सोचने वाली बात है कि जो रेडियो तरंग होती हैं उनकी स्पीड प्रकाश की चाल के बराबर होती है, लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में चलती हैं रेडियो तरंग, 3 लाख किलोमीटर। जबकि आपकी ध्वनि तरंग चलती है
332 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, मात्र 332। तो सोनार में पराश्रव्य तरंग है, ध्वनि का प्रकार है, जबकि रडार में क्या है। अब आश्चर्य की बात यह है कि सोनार में भी क्या करना चाहिए था, रेडियो तरंग क्यों नहीं ली, जबकि इतनी स्पीड से चल रही है तो काम अच्छा होगा, ठीक है। और सोनार में क्या ले ली, अल्ट्रासोनिक। आपसे अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है कि सोनार में अल्ट्रासोनिक वेव का ही उपयोग क्यों किया जाता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग जैसे कि रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इनका क्यों नहीं किया जाता, जो कि बहुत स्पीड से चलती हैं। ढूंढ के आना, जब तक मैं कल ढूंढ के आना, तुम लोग, तुम्हारे लिए होमवर्क दे रहा हूं आज का। है पानी में क्या होता है, ये दुनिया को पता है कि सोनार पानी में काम आता है, तो तूने पानी बोल दिया। पानी में रेडियो तरंग मना कर रही थी क्या, बताना, ढूंढ के आओ आराम से, ऐसे तुक्के मत मारो। ठीक ठीक है, तुम लोग आ जाओ इधर। तो कहने का मतलब, आप कहाँ गया वो, हाँ, निर्देशन प्रणाली के रूप में इनमें से कोई सा भी उपकरण काम में लिया जा सकता है। इनकी सहायता से निर्देशन प्रणाली लक्ष्य की स्थिति, दूरी, दिशा और संख्या, आकार, आकृति, रंग सभी का क्या करती है, निर्धारण करती है। ये इसे कहते हैं निर्देशन। दुश्मन के बारे में बिल्कुल एग्जैक्ट चीजें पता करना, दुश्मन की दिशा पता करना, ठीक है। तो ये निर्देशन प्रणाली काम है। लिखो, लिखना, किसी मिसाइल में विभिन्न प्रकार के उपकरणों, किसी मिसाइल में विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, किसी मिसाइल में विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे कैमरा, किसी मिसाइल में विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे कैमरा, संवेदक, ब्रैकेट में लिखना सेंसर, कैमरा, संवेदक, सेंसर, ठीक है, रडार, सोनार, या फिर लिखो या आजकल जो लेटेस्ट मिसाइल हैं वो कौन सी हैं, उपग्रह, सैटेलाइट से क्या कर दी जाती हैं, जोड़ दी जाती हैं। कैसे जोड़ी जाती हैं बताएंगे। लिखो, या उपग्रह आदि की सहायता से लक्ष्य की स्थिति, कौमा, दिशा, दूरी, संख्या, आकार व आकृति आदि का पता करने के लिए निर्देशन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। निर्देशन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखना, निर्देशन प्रणाली में ट्रांसमीटर
जिसको हिंदी में कहेंगे संप्रेषक। निर्देशन प्रणाली में ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर यानी संप्रेषक की सहायता से, संप्रेषक की सहायता से विभिन्न दिशाओं में तरंगें भेजी जाती हैं। तरंगें भेजी जाती हैं। ये तरंगें जब किसी टारगेट या लक्ष्य से टकराकर लौटती हैं, टारगेट या लक्ष्य से टकराकर लौटती हैं, तो रिसीवर के द्वारा इन्हें ग्रहण कर लिया जाता है। रिसीवर के द्वारा इन्हें ग्रहण कर लिया जाता है। इस प्रकार टारगेट की स्थिति पता लग जाती है। टारगेट की स्थिति यानी लोकेशन पता लग जाती है। देखो बहुत सिंपल सी बात है कि जो निर्देशन प्रणाली होगी, गाइडेड सिस्टम, उसमें दो चीज होंगी। एक तो होगा ट्रांसमीटर और एक क्या होगा बेटा, रिसीवर। ठीक है। अब मान लो कि कोई टारगेट इस दिशा में है। ठीक है, मान लीजिए कोई टारगेट है यहां पर है, इस दिशा में। अब ट्रांसमीटर तरंगें तो सभी दिशाओं में भेजेगा। ट्रांसमीटर का काम होता है घूमते रहना और सभी दिशाओं में तरंगें निकालना, सभी दिशाओं में भेजेगा। लेकिन सभी दिशाओं में कोई अवरोधक है ही नहीं जिससे टकरा कर आए। एक ही दिशा में है, वो कौन सी में, इस दिशा में। तो ये वाली जो रेडिएशन है ना, ये टकराएगी और टकराकर वापस लौटेगी। जब वापस लौटेगी तो इसको कौन रिसीव कर लेगा, रिसीवर। आपने ये कौन सी तरंग भेजी है, जो भी तरंग आपने भेजी है उस तरंग के बारे में आपको पता है, क्योंकि ट्रांसमीटर आपने लगा रखा है। तो उस तरंग की जो स्पीड है वो हमें पता है। ठीक है। तरंग के जाने का समय और आने का समय हम क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। टाइम आपने नोट कर लिया। क्लियर है बात। टाइम आपने नोट कर लिया, तो अब आप क्या करो, डिस्टेंस निकाल सकते हो। आपको निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ रिसीवर पर डिस्प्ले लगा रहता है, वो अपने आप एक एक सेकंड में, माइक्रो सेकंड में बताता है कि डिस्टेंस कितनी चेंज हुई है, डायरेक्शन कितनी चेंज हुई है। तभी तो मिसाइल सटीक निशाना लगाएंगी। गाइडेड सिस्टम जितना अच्छा होगा, मिसाइल का उतना ही निशाना क्या होगा, अच्छा होगा। तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस आपकी जो भी हो वो निकल जाएगी, क्योंकि स्पीड आपको पता है और समय आपको पता है। ठीक है। समय ये अगर डबल आता है ऐसे, तो यहाँ पर 2 से आएगा, और निकालने में कैलकुलेशन बाद की बात है, 2 से भाग देना है, क्या करना है, पर निकलेगा इसी फॉर्मूले से। आपको इतना जरूरत ही नहीं है इतनी गहराई में जाने की। ठीक है। तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणा समय। और इससे मिसाइल अपना रास्ता तय करती जाती है, पता करती जाती है। आजकल इनको सैटेलाइट से जोड़ा जाता है। सैटेलाइट भी इसी सिद्धांत पे काम करता है। उसके अंदर भी ट्रांसमीटर रिसीवर होते हैं, वो भी रेडिएशन भेजते हैं। लेकिन सैटेलाइट की अप्रोच बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि आपका रडार हुआ,
वो एक छोटी सी जगह पर काम कर रहा है, उसकी रेंज ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक सैटेलाइट ऊपर से क्या कर रहा है, पृथ्वी के बहुत बड़े हिस्से को कवर करता है, तो उसकी अप्रोच बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वो ज़्यादा क्षेत्र में क्या कर सकता है, अच्छे कार्य कर सकता है, निगरानी कर सकता है। सैटेलाइट सब प्रकार के होते हैं, पढ़े थे हमने, संचार उपग्रह होता है और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं, नेविगेशन सैटेलाइट होते हैं, और ये नेविगेशन सैटेलाइट जासूसी का कार्य भी करते हैं। तो जासूसी का जब कार्य करेंगे तो कैसे निगरानी रखेंगे, इसी तरीके से। ठीक है, तो ये है। चलिए, अब तीसरी चीज मिसाइल के अंदर अगर हम बात करें, दो चीजें हमने डिस्कस कर ली मिसाइल में, कौन कौन सी कर ली बेटा? दो चीजें हमने डेवलप कर ली, एक तो फ्यूल सिस्टम और एक गाइडेड सिस्टम। तीसरा क्या है? वॉरहेड सिस्टम, युद्धास्त्र प्रणाली। युद्धास्त्र प्रणाली यानी यहां पर जो हथियार लगाए जाते हैं, लिखो नीचे युद्धास्त्र प्रणाली। युद्धास्त्र प्रणाली युद्धास्त्र प्रणाली, वॉरहेड सिस्टम। लिखना, सामान्यतः किसी मिसाइल के लिए सामान्यतः किसी मिसाइल के लिए गैर परंपरागत हथियारों नॉन कन्वेंशनल वीपन्स, इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख देना, नॉन कन्वेंशनल वीपन्स का उपयोग किया जाता है। गैर परंपरागत हथियारों नॉन कन्वेंशनल वीपन्स का उपयोग किया जाता है जो कि व्यापक नरसंहारक श्रेणी यानी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, थोड़ी देर पहले लिखाया था WMD, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जो कि व्यापक नरसंहारक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और ये जो हथियार होते हैं वो 22 KLMP होते हैं, मतलब ये चैप्टर के लास्ट में पढ़े जाते हैं। कब पढ़े जाते हैं? चैप्टर के लास्ट में। तो इनको पढ़ेंगे कब? लिख लो नीचे, चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे। लिखने लगे कुछ तो क्योंकि ये अलग से दिए हुए हैं टॉपिक में, आपके सिलेबस में अलग से टॉपिक दिया हुआ है रासायनिक और जैविक हथियार, तो वो यही हथियार हैं। तो यहाँ आपको लिखा दिए, इनको लास्ट में टॉपिक पढ़ेंगे रासायनिक जैविक हथियारों का। अब आप अगली क्लास के मजे लीजिए, मैं कल फिर मिलूंगा। और कल जहाँ तक मुझे पता है, बाकी बदलाव कोई हो जाए तो पता नहीं, कल मेरी ही क्लास रहेगी और कोई क्लास नहीं होगी। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जब तक मैं हूँ यहाँ पे अगले 4 दिन, तो तब तक सिर्फ और सिर्फ किसकी रहेगी? मेरी क्लास रहेगी। क्लास का, अरे सुनो, थोड़ी सी 2 मिनट बात सुन लो, 2 मिनट, भागो मत, मैं इग्नोर करने वाली चीज हूं नहीं जो तुम भाग रहे हो। सुनो, पहली बात तो ये है कि जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे अभी जिन्होंने एडमिशन लिया है या लेने के प्रोसेस में हैं, वो मैं उम्मीद करता हूँ पहली बात तो समझ में आया होगा। बताओ मुझे तो हाथ खड़े करके ईमानदारी से बताओ, समझ में आया या कोई दिक्कत आई? जो बच्चे हैं नए वाले, समझ में आया? नहीं आया हो कोई भी चीज़ हो, अभी आपके
ये चैप्टर शुरू ही हुआ है। कल आप एक बार और घर पे जाके देखो, इसको सब समझ में आ जाएगा। मतलब ऐसा कोई डिफरेंस नहीं रहेगा पुराने नए वाला, कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरी बात ये है कि अभी तैयारी करने का सबसे उचित समय है, अगर वास्तव में सीरियसली तुम आरएएस की तैयारी कर रहे हो तो। सबसे अच्छी बात है कि सर ने टीम बहुत अच्छी जोड़ी है, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अभी आपके पास बहुत अच्छा समय है, पर्याप्त समय है। लेकिन समय, क्योंकि आरएएस की तैयारी वैकेंसी आने के बाद वही लोग करते हैं जो मूर्ख होते हैं। वैकेंसी आने के बाद आरएएस की तैयारी कभी नहीं होती। वैकेंसी आने के बाद तो सिलेबस ही नहीं हो पाता। तैयारी करने के लिए साल 1.5 साल का पूरा समय चाहिए, और वो आपके पास में अभी फिलहाल है। तो डिसीजन लेना है, अभी लो। दोनों ही डिसीजन, या तो आर या पार, या तो करनी है या नहीं करनी। मतलब 2 ही डिसीजन लो अपनी लाइफ में, कि या तो करनी है, सीरियसली करनी है, और या बिल्कुल ही नहीं करनी। दुकानें वेट कर रही हैं तुम्हारा, परचूनिया की दुकान खोलो, चप्पल जूतों की दुकान खोल लो। कोई जरूरी थोड़ी है आरएएस ही बनो कि बनना है। तो आरएएस बनना है तो सीरियसली क्या करो, आज से लग जाओ। समझ रहे हो? सीरियसली तैयारी करो। आजकल कचौरी की दुकान में बहुत बचत है।